धर्म एक रूढ़ी की तरह आज हमारे जीवन में उपस्थित है। गांधी मूर्ख नहीं थे, और नायक बनेंगे भी तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग बनेंगे। संकट के समय में प्रेम ही हमारे काम आता है। जब हम लालची हो जाते हैं, एक सामान्य मनुष्य जो जी रहा है उसके लिए धर्म और धार्मिक उन्माद ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। मौलिक शक्ति है मनुष्य की, वो करुणा है, वो दया है, वो क्षमा है, वो प्रेम है। जिनके होने से शब्दों की दुनिया समृद्ध है, रंगमंच भी हंसता है और शब्द नाचने लगते हैं, केवल किताबों में नहीं बल्कि मंच पर भी। साहित्य तक स्टूडियो में आज मेरे साथ जाने माने रंगकर्मी, साहित्यकार, कथाकार ऋषिकेश सुलभ जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऋषिकेश जी का नाम अजाना नहीं होगा आपके लिए। अभी अभी बड़ा एक सम्मान कला जगत का, संगीत नाटक अकादमी का आपको मिला है। बहुत बहुत बधाई पहले तो दूं, हालांकि ये 2019 में अनाउंस हुआ था। 19 का था, अनाउंस हुआ 22 में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं कि एक किताब आपकी आई है, दाता पीर, 2022 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब हमारे समय की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में एक है। इसको 2022 के 10 सबसे लोकप्रिय कृतियों में बुक कैफे में स्थान मिला था। इंडिया टुडे समूह ने, खुद मैंने इसकी चर्चा की थी इस पुस्तक की। भारतीय समाज में समरसता, मजहबी एकता, धार्मिक एकता का जो सूत्र है, यह पुस्तक उसकी आधार पुस्तक के रूप में स्थापित होती है। मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा सुलभ जी आपसे चर्चा। हालांकि हमारा ये बातें मुलाकातें कार्यक्रम का जो स्वरूप है, उसमें मैं साहित्यकारों से, कथाकारों से, रंगकर्मियों से उनके जीवन क्रम के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। आपसे भी वो बात करूँगा, लेकिन पहले दाता पीर की, क्योंकि जब दाता पीर सामने होगा तो फिर इसके आगे मुझे लगता है कि यह उस कालखंड में लिखी गई कृति है जब हमारा समाज और उसका जो धार्मिक ताना बाना है वह सबसे ज़्यादा उद्वेलित है, प्रभावित है और छिन्न भिन्न होने के कगार पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया इस उपन्यास को, इस पुस्तक को इतना प्यार देने के लिए। देखिए, जो भी युद्ध का समय होता है, घृणा का समय हो, हिंसा का समय हो, उस समय में जो हमारी संस्कृति है उसमें जो प्रेम के तत्व हैं, जो हमारा जीवन है उसमें जो करुणा का जो अंश है, जो तत्व है, हमको उसकी तलाश करनी चाहिए। ऐसे संकट के समय में प्रेम ही हमारे काम आता है, करुणा ही हमारे काम आएगी। तो यह पुस्तक हमारी जो साझा संस्कृति है, जो एक साथ मिलजुल कर रहने की जो कई शताब्दियों से चली आ रही हमारी जो संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं, उसका पुनराविष्कार है ये किताब। इसमें कोशिश की गई है कि उसको मैं ढूंढूं, खोजूं। इसके लिए मेरी पर्याप्त आलोचना भी हुई कि इस संकट के समय में, इस तनाव के समय में इस पुस्तक में तनाव नहीं है। तो मुझे लगा कि तनाव तो है, चारों तरफ है, और जब आप क्लोज रीडिंग करते हैं तो वे सारे सूत्र इसमें हैं जो उस तनाव की तरफ आपको ले जाते हैं, या उस तनाव का संकेत आपके लिए कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में मैं अपनी बात बार बार दोहराना चाहूँगा कि यह ज़्यादा आज आवश्यक हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि हम ये खोजें, ये तलाशें कि हम कहाँ बचा हुआ है जीवन,
हमारे जीवन में साझा संस्कृति कहाँ बची हुई है, कैसे जी रहे थे हम, और उसके तत्व, उसके सूत्र या उसका हिस्सा, कौन सा अंश आज भी हमारे जीवन में उसी तरह स्पंदित है भी या नहीं है? क्या सचमुच हमारा समय और हमारा समाज इतना इतना हिंसक हो चुका है कि हम एक साथ अब रह नहीं सकते? सुलभ जी, देखिए, यहाँ पर एक बहुत गंभीर सा सवाल, जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था और आपके बारे में चूंकि मैं जानता हूँ, आपके काम के बारे में जानता हूँ, आपकी कृतियों के बारे में जानता हूँ, आपका जो पता है, यह उपन्यास आपके आसपास की पृष्ठभूमि का है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए बार बार ये सवाल आता है कि आपने इनके जो नायकों का चयन किया है, नायक कोई ऐसे नायक नहीं है, समाज के उस तबके के हैं जिन जहाँ पर लोगों की दृष्टि जाती ही नहीं। कब्रिस्तान में रहने वाले, सोने वाले, खाने वाले, पीने वाले, वहाँ के आसपास की दुकान पर रहने वाले लोग, और उनके बीच जो साझा संवेदना का जो तंतु है, जो संबंधों का तंतु है, जो उनके बीच नेह की डोर है, और वहाँ से आप बांधना शुरू करते हैं अपने समाज को, हिंदू और मुसलमान को, और आप ये कहना चाहते हैं, यह उपन्यास यह स्थापित करता है कि दरअसल हिंदू और मुसलमान ऐसी कोई सोच समाज के तौर पर, कम से कम उस धरातल पर, बुनियादी तौर पर है नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये केवल काल्पनिक पात्र हैं या वाकई आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहे, आपने इनको चलते फिरते देखा है, और हमारे समाज में क्या वाकई यह अच्छाई अभी बची है? जयप्रकाश जी, मैं इस बात को न तो छुपाना चाहता हूँ और न मेरे छुपाए ये बात छुप सकती है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो निवास है, वहाँ से कब्रिस्तान के गेट की दूरी महज 25 से 35 कदम के बीच है। 50 कदम भी नहीं है, मैंने इतनी कम दूरी है। तो मैं उसको छुपा भी नहीं सकता, न छुपाना चाहता हूँ। यह उपन्यास और इसके लोग, और यही नहीं, किसी भी रचना और उसके लोग बिल्कुल काल्पनिक नहीं होते, लेकिन वे हूबहू भी नहीं होते। यथार्थ को हूबहू उठा करके रचना में रख देना यह रचना नहीं है। लेखक की अपनी जो कल्पनाशीलता है, लेखक के अपने जो जीवनानुभव हैं, उनका संस्पर्श पा करके यथार्थ बहुगुणित होता है, विकसित होता है, परिवर्तित होता है, वो नया स्वरूप पाता है। तो जितना महत्व यथार्थ का है रचना के लिए, उतना ही महत्व लेखक के जीवनानुभव का है, और साथ साथ लेखक की अपनी कल्पनाशीलता का है। अब है कि मात्रा का विवेक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी एक रचना के लिए जो मात्रा होगी, ये जरूरी नहीं कि दूसरी रचना के लिए वही मात्रा हो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कि कितनी कल्पना और कितना यथार्थ। एक कहावत है कि आधी हकीकत आधा फसाना तब अफसाना है, कुछ इस तरह की। तो यह आधा भी नहीं, कहीं आप 10% कहीं आपको कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा, या आपका जीवनानुभव उसमें मिलेगा। कहीं हो सकता है 90% आपका जीवनानुभव और आपकी कल्पना का संस्पर्श उसको चाहिए, यथार्थ को। तो इस तरह से चीजें बदलते रहती हैं, और इसी पर रचना का मयार तय होता है। तो ये सब नकली लोग नहीं हैं, ये कहीं से वायवीय नहीं है, ये हमारा यथार्थ है, जो लेखक के अनुभव, लेखक की अपनी कल्पनाशीलता से मिलकर के बहुगुणित होता है, विस्तारित होता है, नया बनता है। आप जो कुछ कह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाता पीर के जो नायक हैं, वो आपके दिमाग में ऐसा रहा हो कि समाज का एक वर्ग, ये इसके जो पात्र हैं, इनमें जिन लोगों से सहायता मांगने नायक एक तरह से कह सकते हैं, या कुछ पात्र जाते हैं जो रईस लोग हैं, जिनके घरों में जगह नहीं, जो पैसा कमा चुके हैं, लेकिन जो अभाव में जो जीवन जी रहा है, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसके सुख, उसके सुकून, उसकी तलाश, उसका प्रेम लगभग एक सा है। वहाँ वर्ग भेद खत्म हो जाता है।
धर्म भेद खत्म हो जाता है, मजहब की दीवारें, जाति भेद नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ संवेदना का संस्पर्श वैसे ही है। मैं ये जानना, मेरे बार-बार इस किताब पर मैं इसलिए हम इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, जो हमारी समरसता है, जो हमारे संवेदनात्मक मूल्य हैं, वो बुनियादी तौर पर ऋषिकेश सुलभ जी उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं अपनी इस कृति में। देखिए जयप्रकाश जी, इसमें दो चीज़ें बहुत साफ हैं। एक तो ये कि हम जो भी अभी झेल रहे हैं या देख रहे हैं अपने समय और समाज में, जो हिंसा देख रहे हैं, जो घृणा देख रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, यह राजनीति ने पैदा की है। यह एक सामान्य जीवन जी रहे मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, उसके द्वारा पैदा की हुई चीजें नहीं है। इसके पीछे स्वार्थ है, सत्ता है, ताकत है। सत्ता की असीमित ताकत जो होती है उसको पाने की कोशिश है। तो जब हम लालची हो जाते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित अपने लिए करना चाहते हैं, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि उस शक्ति को पाने के एवज में हमारे समय और समाज को किन चीज़ों की बलि देनी पड़ रही है। तो एक सामान्य मनुष्य जो जी रहा है, उसके लिए धर्म और धार्मिक उन्माद ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसको याद भी नहीं, रोटी खाते हुए अपना धर्म नहीं याद आता है। रोटी खाते हुए, रोटी कैसे मिले, रोटी कैसे पैदा हो, रोटी कैसे हमारे जिह्वा तक, हमारे मुंह तक जाए, कैसे हमारी आंखों में नींद भरे, सुकून, ये उसकी चिंता होती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, वे इस हिंसा को रचते नहीं, हैं। लेकिन ये विभेद हाँ। तो हमारे देश में काफी समय से चला आ रहा है। काफी समय से, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी, और ये काफी समय से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ये इस तरह की हिंसक चीजें, इस तरह का ये जब जब उठेगा, आपको लगेगा कि ये विजयी होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शुभ मूल्य हैं जीवन के, जो अच्छी, जो मनुष्य की जो मौलिक शक्ति है मनुष्य की, वो करुणा है, वो दया है, वो क्षमा है, वो प्रेम है, वो कुछ क्षणों के लिए आपको लग जाए या कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कुछ साल के लिए, कि वो नहीं है समाज में। हम पराजित हो गए, हम नष्ट कर दिए गए, हम अभिशप्त हैं ये जीवन जीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुभ मूल्य हैं वे कभी नहीं मरते। ऐसा तो नहीं है कि ये एक साहित्यकार और एक रंगकर्मी का स्वप्न है, चूंकि वो उसके जीवन में सब कुछ इसी रूप में घटता रहा है, या उसका खुद का विश्वास नहीं, जीवन क्या हमने सोचा था कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो सकेंगे? इतनी बड़ी ताकत जिनके साम्राज्य में सूर्य नहीं डूबता था, क्या किसी ने सोचा था कि हाथ में लाठी लेकर एक नंगा व्यक्ति, अधनंगा व्यक्ति, एक धोती लपेटे हुए, वो इस अंग्रेजों की के साम्राज्य की नींव हिला देगा? नहीं, किसी ने सोचा था। जिस अंग्रेज ने उठा के बाहर फिकवाया होगा गांधी को ट्रेन से दक्षिण अफ्रीका में, उसने नहीं सोचा होगा कि वो क्या कर रहा है। तो ये है कि जो भी हमारा समाज जो है वो नष्ट हो रहा है, नष्ट हुआ समाज नहीं है। नष्ट होने की प्रक्रिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी एक तरफ पैदा हो रही होती हैं, जो शोरोगुल में दबी होती हैं। अभी ये जो दृश्य बहुलता का समय है, ये जो शब्द बहुलता का समय है, इसमें बहुत सारी अच्छी आवाजें, अच्छे दृश्य लुप्त हो रहे हैं, खोए हुए हैं। लेकिन जब ये उभर के सामने आता है, आएंगे ये दृश्य, ये शब्द, ये आवाजें, तो दुनिया बदलती है। दुनिया वैसी ही नहीं रहेगी। जो लोग हमारे समरस जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जो मनुष्यता की जो मौलिक अवधारणा है उस पर जो चोट कर रहे हैं, वे लोग अंततः पराजित होंगे। मनुष्यता को ही विजयी होना है।
तभी ये दुनिया रह चलिए, पाएगी। इस सकारात्मकता ने निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में भी थोड़ा एक उत्साह तो देगी ही। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ऋषिकेश सुलभ जी अपने आप में बड़े साहित्यकार हैं, अरे रंगकर्मी हैं। देखिए, आप की जो कृतियां हैं, आपका जो काम है, हिंदी जानने वालों के लिए और भारतीय भाषाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए कोई ऐसा अजाना नाम नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखे। आपको खुद किन चीज़ों में रस आता है? क्योंकि कला की विविध विधाओं में आपकी आवाजाही है, आप इतनी तेजी से यहाँ से वहाँ प्रवेश करते हैं कि यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि आप मूलतः रंगकर्मी हैं, कथाकार हैं, रंग प्रशिक्षक हैं। आप अपने को कहाँ सहज पाते हैं? और देखिए जयप्रकाश जी, जो सृजन की जो दुनिया होती है वह आपको आपके सारे दरवाजे खोलती है, सारे दरवाजे खिड़कियां जो है सब कुछ खोल देती। कोई मतलब आप जितना खुलते जाते हैं, मुझको लगता है कि उतना सृजन की भूख आपकी बढ़ती जाती है। तो मेरे लिए भी ये मुश्किल है जान पाना कि रंगकर्म छूटे हुए ज़माना हो गया। नाटक ज़रूर लिखना जारी है, हाँ, चलता रहा, वो भी एक लंबा अरसा हो अरसा गया, बीत गया। अरसा बीत गया, नाटक लिखे हुए 10 साल से ऊपर हो गया। लेकिन जो लिखा वो इतना महत्वपूर्ण रहा और वो इतनी जगहों पे मंचित भी हुआ जी कि उसको हटाया नहीं जा सकता। तो जो लोक है और लोक का जो वितान है। जी कहानियाँ लिखता रहा, फिर उपन्यास जब लिखना शुरू किया काफ़ी विलंब से, अब लगता है कि और पहले से उपन्यास लिखना शुरू कर देना चाहिए था, तो 1-2 उपन्यास और होते हमारे हिस्से में, खाते में। लेकिन है क्या कि कई बार जो कथ्य है, कई बार वो बात जो आप कहना चाहते हैं, अगर वो आपकी विधा को वो बात ही तय करती है कि इस विधा में अगर आप कहें तो ज़्यादा लोगों तक हाँ, पहुंचेगी या ज्यादा संप्रेषणीयता का संकट जी। नहीं होगा। कई बार आपको आपके मैं झूठ नहीं कहूँगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। आप जब वो काम कर देते हैं तब आपको लगता है कि वो आपने ये काम किया और ये अच्छी तरह लोगों तक पहुँचा। कई बार ये भी होता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा होता है। अक्सर लेखक पूछे जाने पर सवालों का जवाब देते हुए झूठ बोलता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। रचना प्रक्रिया बहुत ही जटिल चीज़ होती है और अपनी रचना प्रक्रिया को समझ पाना, विश्लेषित कर पाना लेखक के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए, क्रिएटिव दुनिया में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत पेंटर ही है तो उसके लिए मुश्किल होगा। यहाँ तक कि गायक के लिए मुश्किल होगा। वो अपने रियाज की चीज़ें तो बता सकता है कि सुर यहाँ, लेकिन उसमें जो जाने अजाने जो उसकी अपनी जो रचनात्मक भूख और प्यास है, वो चीज़ जब लाकर कोई चीज़ किसी चीज़ को डालती है जिसको सुन के आप वाह वाह कर उठते हैं, उसी तरह कोई पंक्ति पढ़ते हुए आपके जीवन का कोई कोना उजास से भर जाता है? तो उस समय ये पता करना मुश्किल होता है। चलिए, आपके बचपन की तरफ चलते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम का दरअसल हमारी कोशिश है कि बातें मुलाकातें के माध्यम से हम अपने समय के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं कला और साहित्य जगत के, उनके जीवन के बारे में जान सकें और हमारे जो दर्शक हैं या जो नई पीढ़ी है उसके पास एक डिजिटल डाटा सा हो कि अगर उसको ऋषिकेश सुलभ जी पर काम करना हो तो कम से कम उसको हमारे चैनलों पे के माध्यम से ये पता चल सके कि उनका निर्माण, उनकी निर्मित कैसे हुई। मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आखिर यहाँ जब हम लोग साहित्य तक स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं, उस समय तक की जो यात्रा है, आपका जो गठन है, गांव के समय जो शुरुआत आपकी है, विदेशिया शैली पर बहुत सारा काम हुआ लगातार। तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि आपका गांव, आपकी शिक्षा दीक्षा और ये
रंगों की दुनिया, रंगकर्म की दुनिया से लगाव जी, कैसे? जी। मेरा गाँव एक बड़ा गाँव है। सन 1905 के साबिक सर्वे सेटलमेंट में उस गाँव में 686 घर थे, जिसमें 100-150 के आसपास मुस्लिम परिवार था। परिवार था। तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि 18-19 वर्ष बाद जी, जी। अ, उस गांव की संख्या क्या होगी। जी, जी। तो एक विशाल गांव है जिसमें हर वर्ण और लगभग हर वर्ण और वर्ग के लोग। हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। सिख और ईसाई नहीं है, जाहिर है वो बेल्ट नहीं है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, सिवान ज़िला है बिहार का। तो मैं बचपन में मेरी रुचि जिन चीज़ों में गहरी थी वो थी अकेले रहने में, एकांत जीने में। बहुत कम उम्र में 8-9 साल की उम्र में मेरे गांव में एक नीलही कोठी का भग्नावशेष था। जी, जी। जो नीलही कोठी नीलहे एजेंटों की जो कोठी होती थी, तो गोडाउन था नील का, तो नीलही कोठी उसको कहते थे। उसका भग्नावशेष था, मैं उसमें घुस जाता था और उसकी काई लगी दीवारों पर ठीकरे से रेखाएं खींचता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं लेखक बन जाऊंगा। निकला तो था मैं चित्रकार बनने। घर से बाहर निकल के जी। नीलही कोठी तक मैं चित्रकार बनने गया था। बहरहाल, तो मेरे गांव में जो ग्रामीण रंगमंच था वो बहुत समृद्ध था। और मेरे ही गांव में नहीं, उस लंबे समय तक हमारे इलाके के गांव में जो थोड़ा बड़ा गांव होता था जिसमें थोड़ी जनसंख्या हो, उसका अपना रंगमंच था। और उस रंगमंच पर काम करने वाले लोग गांव के पढ़े लिखे जो लोग जो बाहर चले जाते थे नौकरी करने करने छुट्टियों में लौटते थे होली के समय और छठ के समय। जी। तो उसी समय उत्सव धर्मी नाटक हुआ करते थे। तो उसी रंगमंच से मेरी शुरुआत होती है। और मुझको याद है पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था, जिसमें रोहिताश्व की भूमिका में मैं था। तो मेरी अम्मा ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। शुरू में बहुत रोई गाई कि एक बेटा है मर जाएगा जाके स्टेज पर, मैं ये कैसे देखूंगी। उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं दी। बाद में बहुत मनाने के बाद उन्होंने अनुमति दी, और लेकिन खुद नहीं गई नाटक देखने। तो यहाँ से मेरी शुरुआत होती है, रंगमंच से ये है मेरा प्यार। फिर जब धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, मैं पटना आया शिक्षा के सिलसिले में, पटना में रहकर पढ़ाई लिखाई शुरू की। जब जो आधुनिक रंगमंच था उससे जुड़ा हुआ, तो रामेश्वर सिंह काश्यप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है नीलकंठ निराला, निराला के ऊपर है। प्यारे मोहन सहाय जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पहले बैच के स्नातक थे, उन्होंने निराला की भूमिका की थी। और आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि निराला को पहली बार मैंने नीलकंठ निराला के नायक के रूप में ही जाना था। बाद में मैंने निराला को पढ़ा। जी, जी। बहुत कम उम्र थी और काफ़ी लंबे चौड़े थे प्यारे मोहन सहाय। उनके शरीर में जब निराला उतरे मंच पर, तो वो अद्भुत था मेरे लिए। वो अनुभव दर्शक के रूप में वो आज भी मैं विस्मृत नहीं कर पाता हूँ उसको। तो यह इस तरह से आधुनिक रंगमंच से मेरा परिचय हुआ पटना में। फिर मैंने कला संगम, एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था थी, वहाँ काम करना शुरू किया। फिर जब आधुनिक रंगमंच पर अपने लोक नाटक के तत्वों को लेकर प्रयोग करने की बात हुई, तो मैंने अमली नाटक लिखा। और अमली नाटक लिखा, उस नाटक में ही भिखारी ठाकुर का जो नाटक था विदेशिया, चूँकि उनके काम को उनके उस नाटक के नाम से जाना जाने लगा। लोग वो कुछ भी करते, लोग कहते कि विदेशिया देखने जा रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी किताब में भी उनकी नाट्य शैली को प्रदर्शन की, उनकी शैली को विदेशिया शैली कहा। तो इस तरह से एक हम लोगों ने कोशिश, एक विवाद चल रहा है कि विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर, इस विवाद का कोई अर्थ नहीं है। विदेशिया भिखारी ठाकुर का मूलतः नाटक है। अब उनके काम को कोई ना कोई तो नाम दिया जाना था, तो ये जगदीश चंद्र माथुर का दिया हुआ नाम है। इसको आप मानिए न मानिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको लेकर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक और तो वो तो विवाद तो हमारे यहाँ मैंने मतलब आप कोई भी काम कीजिएगा, तो अगर विवाद हुआ तो आप समझिए कि आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ये बताइए मुझे एक सवाल आपकी इसी बातचीत से। शुरुआत आपकी एक्टिंग से यानी अभिनय से हुई।
हाँ आप ग्रामीण हाँ भाई बिल्कुल रोहिताश्व की भूमिका। हाँ बिल्कुल हमारे दर्शक पता नहीं आज कल की पीढ़ी जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखी है कि नहीं? सत्य हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के पुत्र के हैं। पुत्र हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जो माता जी गई होती हैं शव्या घाट पे उनको जलाने के लिए, तो वो उनसे भी कहते हैं कि डोम राजा का आदेश है, इसलिए बिना शुल्क के और आधा कफन लिए हम इनका अनुमति नहीं दे सकते। वो कहती है कुछ भी नहीं, हमारे पास सब कुछ जा चुका है, तो कहते हैं कफन ही दे दो लेकिन मुझे चाहिए, बिना शुल्क के नहीं। यहाँ वो नाटक का ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। तो आप अभिनय से शुरू किए और आपके दिमाग में, और खुद आप कह रहे हैं कि नीलकंठ निराला देखने के बाद मेरे मन में वो छवि अंकित हो गई। तो आपने अभिनय की जगह निर्देशन लेखन नहीं, निर्देशन तो नहीं किया, नाट्य लेखन किया। नाट्य लेखन किया। अभिनय देखिए कई बार होता क्या है कि जीवन में या कोई कक्ष है उसमें प्रवेश के रास्ते कई होते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही रास्ते से, सृजन की दुनिया में मेरे लिए प्रवेश का रास्ता अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं कि वो अभिनय से था। फिर बाद में सबसे पहली कहानी मेरी सन 1971 में छपी, एक बाल रंगभूमि दिल्ली की पत्रिका थी। अब न वो पत्रिका है मेरे पास, न वो कहानी है मेरे पास, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि वो छपी थी। उसके बाद से सन 76 में प्रेमचंद के बड़े सुपुत्र श्रीपत राय की पत्रिका थी कहानी, उसमें उन्होंने कहानी छापी और नया लेखक, और तुरंत उत्साह में आकर 2 कहानियाँ फिर तत्काल मैंने भेज दी। उन्होंने उन 2 कहानियों को लौटाते हुए एक लंबा पत्र मुझे लिखा कि कहानी क्या होती है, कहानी कैसे लिखी जाती है, और पहली कहानी जो भेजी थी उसको उन्होंने प्रकाशित किया। वापसी नाम उस कहानी का था। वो कहानी किसी संकलन में नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही एक किताब की शक्ल में आ रही है। बहरहाल तो कहानी लिखना शुरू किया 76 से, फिर 77 में सारिका के नवलेखन अंक में, फिर धर्मयुग के अंकों में कहानियाँ। उस दौर में आप समझ सकते हैं कि सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में एक कहानी छपने के बाद आप रातों रात देश भर में आप जाने लगते। तो कहानी और रंगमंच, इन दोनों में मेरी आवाजाही बनी रही है। और जैसे पहले भी आपने पूछा था, तो मेरे लिए मुश्किल है ये जान पाना कि मैं कहाँ रमता हूँ, कहाँ ज़्यादा सुख मिलता है, और ये आवाजाही मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन आपने जो शुरुआती जो आपका रंगमंच से जो आपने नाट्य रूपांतर एक तरह से किया बहुत सारी कृतियों का, रेणु जी की कृति का भी, और सबको ये, अगर मैं कहूँ कि चाहे बिरसा मुंडा पर आधारित रहा, वो आपका धरती आबा, ठीक है, अमली भी, बटोही भी, यहाँ तक कि जब आप मतलब संस्कृत नाटक को उठाते हैं तो मृच्छकटिकम को, तो वहां भी आप ये समाज के जो विस्थापित कहें या जिसको लोक में जो जीवंत पात्र हैं या जिनके जीवन में अभाव, जिज्ञासा, संघर्ष है, या जो माटी का राग है, स्वर है, क्या वजह थी? आप अभिजात्य वर्ग को न उठाकर समाज के इस वर्ग को ही देख रहे थे, इसकी क्या वजह थी? देखिए, लेखक का जो अपना जीवनानुभव, बहुत पहले भी आपसे बातचीत में मैंने ये बात कही कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका अपना जीवनानुभव क्या है? मैं गांव में पैदा हुआ, आरंभिक शिक्षा वहाँ हुई। उस समय से लेकर अब तक, आज आपसे बात करते हुए तक, मेरे गांव से जीवंत संबंध बने हुए हैं। मेरा आना जाना रहना, आज भी अपने जो अन्न मैं खाता हूँ पटना में, उसका एक हिस्सा आज भी मेरे गांव से आता है। तो इस तरह का जीवंत संपर्क बना हुआ। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो जीवन मैंने जिया है या जिस जीवन के आसपास से गुजरा हूँ, जो अनुभव मुझे मिला है इस समय और समाज, मेरा जो समय है और मेरा जो समाज है, उसने जो मुझे दिया है वही तो मुझे लौटाना होगा। मैं वायवीय चीजें नहीं रच सकता। तो लोक जो है, लोक को लेकर संकट क्या है
कि हम लोग को अंग्रेजी के फोक का अनुवाद मान लेते हैं, जबकि अंग्रेजी में फोक का अर्थ भदेसपन है, जबकि हमारे यहाँ लोक का बहुत विस्तारित अर्थ है, बहुत विस्तार में है अर्थ। चर अचराचर मतलब जो जीवित है, जो जीवित नहीं है, वहाँ भी लोक की अपनी अवधारणा है। भारतीय अवधारणा बहुत विस्तारित है, उसमें बहुत कुछ समाहित है। लोक हमें हमें संवत्सरों के पार ले जाता है क्षण भर में। तो लोक को लेकर के मेरा मानना ये नहीं है कि वो सबसे जो निचला तबका है, भदेश है, जिसको भद्रजन या भद्र समाज या अभिजन के लिए वो ग्राह्य नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो और रचना कर्म में, रचनाशीलता में जो चीज़ें जितना स्थानीय होती हैं वह उतना ही वैश्विक होती हैं। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़ी दुनिया का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं तो आप अपना दरवाज़ा नहीं बंद कर के रख सकते। आपको पहले अपने दरवाजे को खोलना होगा, तभी अपने दरवाजे पर दस्तक देनी होगी, तभी आप किसी बड़े दुनिया के किसी विशाल लौह द्वार को खटखटा सकते हैं। आप वहाँ खटखटाते रह जाइएगा, आपका अपना द्वार ही जब बंद है। तो इसलिए लोक जो है ये मेरे जीवन से जो चीज़ें जुड़ी हुई रही हैं। अब देखिए, कहाँ संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है, पूरी दुनिया में ये स्थापित है कि संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है। तो यह कितना रोचक रहा होगा जब मैंने काम मेरे लिए एक रचनाकार के रूप में कितना चुनौती भरा कि उस नाटक के सारे गीत भोजपुरी में हैं और संवाद जो है भोजपुरी मिश्रित हिंदी में है। तो जब भोजपुरी संस्कृत से टकराए, जब लोक और शास्त्रीयता का टकराव या संगम दोनों आप कह सकते हैं होता है, तो जो तीसरी चीज बन के आएगी सामने वह कैसी होगी? यह चीज, यह उत्सुकता मुझे मृच्छकटिकम तक ले जाती है, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर। कथ्य की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, उसके दूसरे कारण है जी। उस नाटक के करीब जाने के का जो बड़ा कारण है वो उसका कथ्य है कि आज हमारे समय और समाज में आप देखिए कि असंवैधानिक सत्ता केंद्र कितने उपजे हुए हैं। जो 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 संवैधानिक सत्ता है वो निरर्थक पड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द मशरूम की तरह दुनिया भर की शक्तियां उभर आती हैं। उसमें क्या है? उसमें यही है, राजा का साला महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा का तो जिक्र भर है, राजा तो पात्र भी नहीं है उसमें, उस नाटक में। तो इस तरह से कथ्य माटी गाड़ी में आपने कितना बदला था या केवल पुनर्कथन करा था? नहीं, उसमें बदला, पूर्व रंग बदला है, पूरा का पूरा पूर्व रंग बदला हुआ है। और नाटक का अंत बदलता है। नाटक के अंत में होता है कि सब कुछ जो भरतवाह के जो सुखांत की जो हमारी परंपरा है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारी जो अपनी रंग परंपरा है जिसमें नाटक सुखांत होना चाहिए। नहीं, सिर्फ सुखांत, हमारी ये परंपरा नहीं ना कि हम नाटक कर रहे हैं जी। हम यथार्थवादी परंपरा नहीं है भारत में नाटक की। यथार्थवादी मतलब आप नेचुरलिस्टिक, आप उसको ऐसे कर लिए कि अगर हमको हाथी दिखाना है तो हम स्टेज पर हाथी नहीं चढ़ा देंगे, पश्चिम में होता होगा, है ना। हम हाथी की कल्पना करेंगे स्टेज पर और वो हाथी रहेगा। ये भारतीय परंपरा है। भिखारी ठाकुर अपने कंधे पर लाठी रखते हैं तो वो लाठी बंदूक बन जाती है, जैसे धरती पर गिराते हैं तो वो लाठी हल बन जाती है। ये हमारी परंपरा है। तो इसी तरह उसका अंत में थोड़े बदलाव हैं और बीच बीच में स्पर्श है कहीं कहीं, जैसे आर्यक जो है, आर्यक के उदय को उस नाटक में भाग्यवाद की उदय है आर्यक, जबकि हमारे माटी गाड़ी में भाग्यवाद की उदय नहीं है, का उदय नहीं है, वो का प्रतिफल नहीं है आर्यक। जो स्थितियां बनती है तनावपूर्ण, उन तनावों से उपजता है आर्य। सुलभ जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब किसी ऐसी कृति को जो ऐतिहासिक हो या महत्वपूर्ण कृति हो जो समाज में पहले से स्थापित हो चुकी हो, उसका जब आप नाट्य रूपांतर करते हैं या उसको नाटक के रूप में लिखते हैं तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां होती हैं और क्या दिमाग में होता है कि मैं इसमें
क्या डाल रहा हूँ? मतलब एक तो पहले चुनाव की वजह क्या होती है जब आप अपनी किसी कृति को मैं आपका प्रश्न समझ गया। अभी जो मान लीजिए कि कोई आप शेक्सपियर को मंचित किया जा रहा, तो आप क्यों जाएंगे शेक्सपियर को देखने? आप ये पूछेंगे ना कि भाई मैं क्यों देखूं शेक्सपियर को? 400-500 साल पहले के इस नाटक को मैं क्यों देखूं? मेरा समय कहाँ है उसमें? मेरा समाज कहाँ है उसमें? अगर नहीं है तो मैं क्यों देखूं इसको? ये हर नाटक के साथ हो सकता है। तो इसका चुनाव करते हुए पहले तो ये जरूरी है कि उसमें आपके समय और समाज के बीज तत्व हों, है ना? और परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अच्छे नाटक हैं, कहीं कोई कोई जख्म, उसका मुंह बंद है तो थोड़ा सा नरहनी लगा दीजिए कि वो खुल जाए। आप अपनी भाषा और अपने हुनर से ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी जो मृच्छकटिकम जैसा बड़ा नाटक है, जिसका अनुवाद और जिसका रूपांतरण दुनिया की तमाम भाषाओं में हो चुका हो, उसमें नया क्या किया जा सकता है? वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी अवसर हैं, कई जगह हैं, क्योंकि कई शताब्दियों पहले से वो पहले का नाटक है, तो शताब्दी का गैप तो है, कहीं ना कहीं कुछ होगा। उस समय का समाज, उस समय के समाज की के अंतर्द्वंद, उस समाज की अपनी कुछ स्थापनाएं जो आज के समाज के विरुद्ध जा रही हैं। स्त्री को लेकर ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम आज नहीं स्वीकार करते, क्योंकि अंततः पितृसत्तात्मक समाज आज तो नहीं पैदा हुआ, ये वर्षों से, शताब्दियों से चला आ रहा है। क्या ये कभी खत्म होगा? होगा, ये होगा। जैसे जैसे आज आप देखिए, आज जिस तरह आप इसी देश में आज स्त्रियां जहां हैं, जिस तरह से स्त्रियों ने आगे बढ़ करके अपनी जीवन स्थितियों को बदला है, इसकी कल्पना मैंने तो नहीं की थी अपने बचपन में या किशोर उम्र में। मैं तो नहीं सोच पाता था। मैं विस्मय के भाव से देखता हूं, निहारता हूं और श्रद्धानत होता हूं। तो ये है। तो उसी तरह नाटकों में बहुत परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो क्लासिक्स हैं उनमें। आपकी किताब है जो नाट्य चिंतन है, रंगमंच का जनतंत्र और रंग, हाँ। अभी जो भारत में नाटकों की जो स्थिति है, रंगमंच की जो स्थिति है, उसके कितने रूप हैं और उन्हें आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे दिल्ली के लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो दिल्ली में नाटक या तो नुक्कड़ नाटक कुछ हद तक कहीं पर प्रचलित हुआ, या फिर अभिजात्य। देखिए, नाटक के साथ संकट ये हुआ कि आज़ादी के बाद हम अपनी परंपरा की खोज करने में हमने विलंब किया, हमने देर की। और हम, जैसा मैं कह रहा था कि पश्चिम का जो प्रकृतिवाद, मतलब जो नेचुरलिस्टिक थिएटर था और यथार्थवादी, थोड़ा यथार्थवादी कहने से भ्रम पैदा होता है जी। हाँ, मैं प्रस्तुति के तौर तरीकों की बात कर रहा हूँ। जिस देश में नाट्य शास्त्र जैसा लक्षण ग्रंथ हो, जहाँ नाट्य धर्मी और लोक धर्मी परंपरा की बहुत स्पष्टता चर्चा हो, वहाँ इतना विलंब हो, ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। बहरहाल देर से ही सही काम शुरू हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस देश की जो संस्कृति की दुनिया है, उस पर कभी भी सरकार की नजर नहीं रही, कभी भी उसको संरक्षण नहीं मिला उस तरह, कभी भी उसके लिए साधन की मुहैया नहीं करवाया गया। और रंगमंच एक ही तरह का हो ये जरूरी, नुक्कड़ नाटक ही हो ये जरूरी नहीं है। रंगमंच सिर्फ प्रेक्षागृह में हो ये जरूरी नहीं है। रंगमंच कमानी और श्री राम सेंटर जैसे प्रेक्षागृह में हो ये जरूरी नहीं है। हर तरह से रंगमंच के विविध रूप हैं, विविध शैलियां हैं, विविध तौर तरीके हैं। समाज में जिस तरह विविध स्तर है उस तरह से रंगमंच है। जनजातीय क्षेत्रों का अलग रंगमंच है। इतनी विविधता है हमारे यहाँ भारत में
और इतने ढंग का अलग अलग तरह का रंगमंच हुआ है। संस्कृत रंगमंच के ह्रास के बाद जो जो हमारी रंग परंपरा रही, वो जो परंपराशील नाट्य का जो इस तरह से समय आया, उसने जो नाटक की जो कला है उसको बचा कर रखा संस्कृत रंगमंच के ह्रास के बाद हमारी पारंपरिक नाट्य कलाओं ने। आप सोचिए कि विदूषकों के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे यहाँ। संस्कृत रंगमंच को छोड़ दीजिए, जब आप हमारे जो जी, जी, पारंपरिक नाट्य है वहाँ जब जिसको आप लोक नाट्य भी लोकनाट्य, जी, जी। कहते हैं, जब आप दक्षिण में कुछ अलग है, दक्षिण के विभिन्न इलाकों में अलग अलग है, उत्तर भारत में अलग है, पश्चिमी भारत में अलग है, उत्तर और पूर्व के राज्यों में अलग है, इतनी विविधता है। तो ये जरूरी है कि हमारी जो अपनी रंग भाषा रही है, हमारा जो अपना रंग कौशल रहा है, उसका हम भरपूर उपयोग करें, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए ये, मैं इसको नहीं मानता कि ईश्वरीय देन है ये जरूरी है कि आप अच्छे अभिनेता बनने के लिए, अच्छे निर्देशक बनने के लिए, अच्छा रंगकर्मी बनने के लिए आप प्रशिक्षित हों। ये बहुत जरूरी है, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा देश और एक नाट्य विद्यालय। राज्यों में, कुछ राज्यों में हल्के फुल्के प्रयास हुए हैं, राज्यों की भी इसमें रुचि नहीं रही, केंद्र सरकार की रुचि नहीं रही। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम लोग आ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जाकर देखिए कि अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ प्रदर्शन स्थल नहीं है, जहाँ थिएटर के करने वाले रिहर्सल कर सके, इसकी जगह नहीं है। आप सब कुछ सिर्फ समाज से ही चाहिए तो सब कुछ तो संभव नहीं है ना। क्या आपको नहीं लगता कि तकनीक के विकास ने या टेलीविजन और सिनेमा ने रंगमंच को नहीं, ज़्यादा कभी नहीं। दुनिया, अमेरिका में भी तो रंगमंच है, इंग्लैंड में भी रंगमंच है। जब सीजन ओपन होता है आप तुरंत टिकट लेकर नहीं देख सकते हैं। आप जाइए, आपके लिए मैं गया था लंदन नाटक देखने के लिए, ओल्ड वीक थिएटर में। जो एक्सरसाइज मुझे करना पड़ा, जिस तरह की भाग दौड़ करनी पड़ी, नेशनल थिएटर में मैं नहीं ही देख पाया। यूएस गया था, वहां भी आप टिकट, आपको ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा और खिड़की पर टिकट कटा लीजिएगा, देख लीजिएगा। वहां तो आपसे ज्यादा आधुनिक है। रंगमंच, जिस देश और जिस समाज के पास अपना रंगमंच नहीं होता, वो दरिद्र होता है वो समाज। तो ऐसा नहीं है कि टेलीविजन तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं, जो देखिए कि जो शिक्षा जो है, या जो संस्कृति की जो दुनिया है, इसको, इस पर अंततः अब कोई लड़का नाटक पढ़ के निकल रहा है जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि नाटक और संगीत के प्रति रुचि हो आपके बच्चों में, तो आपके स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। कितने स्कूल हैं जहां संगीत पढ़ाया जा रहा है, कितने स्कूल हैं जहां नृत्य पढ़ाया जा रहा है, नाटक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर इसको शिक्षा से जोड़ा जाए, पश्चिम में जबकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको नाटक पढ़ना है, जरूरी नहीं कि वो इतिहास में एमए करे, वो नाटक पढ़ेगा। बर्कली यूनिवर्सिटी में 6 साल का कोर्स है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको हमारा समाज, अच्छा समाज, आप उस समाज को क्या दोष देंगे जो सामंतवाद की और के ध्वंसावशेष पर खड़ा है? क्या आप देख लीजिए, दक्षिण में स्थिति बेहतर है, आपके यहाँ से ज्यादा बेहतर स्थिति है जी। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी विशाल परंपरा रही है, इतने बड़े बड़े नाटक भी लिखे गए, और पूरा पूरा आप भरत मुनि आप खुद कह रहे हैं कि हमारी परंपरा इतनी विस्तृत रही है और इतनी पुरातन रही है। तो ये यहाँ तक जो क्षरण हुआ है, हाँ, यही तो, इसका दोषी कौन है आखिर? कहाँ से नाटकों की सब रंगमंच की कोई? देखिए, होता क्या है कि जो सामंती समाज है, वह आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले, जीवन को ज्यादा आपके समय और आपका जो ये समाज है वो सुंदर दिखे, सुंदर हो,
अच्छा मनुष्य पैदा हो, ये कभी नहीं चाहता है। तो हम हमारा जो अंग्रेजों के आने से पहले से ही हम सामंतवाद का शिकार रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज सामंत पैदा हुए हमारे समाज में, सामंती व्यवस्था। तो हम तमाम लोग, और उसी का संघर्ष चल रहा था। हमारा जो लोक नाट्य था, हमारे जो पारंपरिक नाट्य थे, वे इसका संघर्ष कर रहे थे, इससे लड़ रहे थे। लड़ के अपना जीवन उन्होंने बचाए रखा। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी के हमलों को भी उन्होंने झेला। पारसी थिएटर 1850 में पैदा होता है। 1850 में भारतेंदु पैदा होते हैं। दोनों के पैदा होने का काल एक है। धीरे 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 उस पारसी थिएटर पर वो अंग्रेजों के जो मनचले अंग्रेज थे, जो अपराधी थे, जिनको भारत में शासन सौंप दिया गया था, जो यहाँ कलेक्टर और ये बनाकर वहाँ के जेलों से निकाल कर भेज दिए जाते थे, उनकी भूख मिटाने के लिए पारसी थिएटर शुरू हुआ था। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी ताकतवर थी कि हमने उसमें भी अपना बहुत कुछ डाला। हमारा सबसे निकटतम अतीत जो है वो पारसी थिएटर का ही है, क्योंकि सारे धार्मिक नाटक उस जमाने में खेले गए है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ रहते हुए भी हर संघर्ष की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, उसकी नियति होती है, उसका फलाफल जो होता है वह भी उसकी भी अपनी सीमा होती है। आज़ादी के बाद हमको जिस तरह से इस पर काम करना चाहिए, हमने इसको उपयोगी ही नहीं समझा। तो आप मानते हैं कि संस्कृति का क्षेत्र जो है आज़ादी के बाद से बिल्कुल किसी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, कोई राजनीतिज्ञों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया है। हमारे देश की कलाओं को लेकर के कभी गंभीरता से उन्होंने नहीं सोचा। कहीं छिटपुट जरा सा सोचा गया है तो आप देखिए कि उस जगह का काम बोलता है, दिखाई पड़ता है। जैसे मैं बहुत बिना लाग लपेट के बात करूं कि मध्य प्रदेश में लाख कोई अभी चाहे, भारत भवन को नष्ट नहीं कर सकता कोई पूरी तरह, अगर कोई चाहे तो भारत भवन का बनना ठीक है, उसमें हो सकता है कि अशोक वाजपेयी से मेरा कोई व्यक्तिगत भी उनसे कोई जान पहचान मेरी नहीं है, कोई मेरी जान पहचान नहीं है अशोक वाजपेयी से। फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक संस्था का बन जाना बहुत सारी चीजों का बन जाना होता है, उससे बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, बहुत सारी नई चीजें पैदा होती हैं। आज वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में उन्होंने बनाया। जाहिर है दूसरा कोई आएगा, आप यहाँ बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, अभी तीसरा आदमी कोई बैठ के बात करने लगे तो वो दूसरी बातें मुझसे करेगा, हूबहू वही बात नहीं करेगा जो आप कर रहे हैं। तो ये चीजें बदलते रहती। मेरे कहने का मतलब है कि ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए आप उस समाज का हिस्सा हैं जिस समाज में कवि, जोकर और विदूषक समझा जाता है। इससे ज्यादा पीड़ादायी और क्या हो सकता है कि जिस समाज का लेखक, कवि को आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि क्या वो अपने बेटे को कवि और लेखक बनाना चाहता है। अगर किसी का भाई बेटा कवि हो जाए, लेखक हो जाए, एक तो लिखने पढ़ने वालों में एक ही अवधारणा कवि, चलिए, तो वो बहुत ही व्यंग्य से बोलेगा कि हाँ कवि हो गए लन। जाके देखिए, तो जिस समाज में मतलब श्रेष्ठतम जो व्यक्ति हो सकता है आपके समाज के लिए, जो श्रेष्ठ अवदान दे रहा हो, उस व्यक्ति को आप विदूषक और मस्खरा समझते हैं। आप वो समाज हैं, तो वहां जो सांस्कृतिक क्षरण होगा, उस क्षरण से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए पूरी ताकत चाहिए। बहुत सारे संगठन भी तो नाट्य, देखिए सब चीज की सीमा होती है, इतना विशाल देश है, इतनी सारी चीजें हैं,
क्या एक संगठन के वश का नहीं है ये। कोई एक संगठन क्या कर सकता है? कुएं के मेढक की तरह हम जहां हैं, हम सिर्फ वहीं के बारे में सोचते रह जाते हैं। क्या कारण है कि आज बंगाल में आज भी रंगमंच ज्यादा वाइब्रेंट है? क्या कारण है कि महाराष्ट्र में रंगमंच ज्यादा वाइब्रेंट है? क्या कारण है कि तमाम सब कुछ नष्ट होने के बावजूद पटना में कम से कम 300-400 बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुक्कड़ नाटक करते हैं। 40 से ज्यादा नाट्य दल हैं पटना में। आप जाकर के तुरंत नाटक के लिए हॉल नहीं आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहिए कि अगले सप्ताह आपको हॉल मिल जाए जहां आप नाटक का प्रदर्शन कर सकें, यह संभव नहीं है। तो साधन के अभाव के बावजूद बची हुई है, चीजें बची हुई हैं। इसका संघर्ष अलग होता है, वह राजनीतिक संघर्ष की तरह नहीं है। यह एक अलग किस्म का सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष है जिसको देखने के लिए नजर भी थोड़ी अलग चाहिए। मैं अगर पूछूं कि आप सुलभ जी की दृष्टि में जो भारतीय रंगमंच है उस पर पाश्चात्य का कितना प्रभाव पड़ा, उनकी तकनीकी और विधा का, और दूसरा आपके समकालीन जो लोग हैं अभी जो नाटककार हैं, ये नाटक हमारी जो भाषाई संस्कृति है उसमें कितना ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि जब आपने कविता की बात की, कवि और उपन्यासकार की ही जब पहचान नहीं है या उनकी पहचान विदूषक के रूप में आम समाज में है, तो वैसे समय में नाटक लिखने वालों के पास किस तरह का संघर्ष है? यही संघर्ष है, ये कोई बहुत अलग संघर्ष नहीं है, लगभग इसी तरह का संघर्ष है। नाटक करने वालों के साथ संघर्ष है। जिन बच्चों की मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 300 से ज्यादा बच्चे पटना में, सिर्फ पटना शहर में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि वो उनका अपने घर से बहुत सुखद कोई रिश्ता रहा होगा, चल रहा होगा? नहीं, वे सारी प्रताड़ना झेलते हैं। तो है क्या कि ये कठिन काम है। हमारे समाज में सृजन की दुनिया में बने रहना, जुड़ना और सृजन करना ये बहुत कठिन है, क्योंकि हम बहुत नष्ट हो चुके हैं। हमको सामंतवाद ने और अंग्रेजों के शासन ने, गुलामी ने, सब कुछ ने मिला जुला करके। मुगलों के शासन काल को आप क्या मानते हैं, वो गुलामी का था या नहीं था? देखिए, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चित विषय है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ देखिए, कि बतौर कथाकार, देखिए, वह लोकतंत्र तो नहीं था, राजतंत्र ही था पहले तो। और वह भी वैसे लोग थे जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से अलग थे। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ, बहुत सारे शासकों ने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए और बहुत कुछ दिया हमको। देखिए, कोई भी हमारे घर आता है, अंग्रेज भी जब हमारे पास आए तो अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। आधुनिकता से हमारा परिचय कराया, एक अलग किस्म की आधुनिकता से परिचय कराया। वैसे ही जब ये शासक आए तो हम देश कहाँ थे? हम तो अलग अलग थे। देश नाम की कोई अवधारणा ही नहीं थी हमारे पास, हम देश नहीं थे। उसका लाभ उन्होंने उठाया। वे नए वस्त्र लेकर आए, नया भोजन लेकर आए, नया धर्म और प्रार्थना की पद्धतियां लेकर आए, बहुत सारे लोगों को अपने प्रभाव में लिया। उनका धर्म बदल गया, उनकी प्रार्थना की प्रविधि बदल गई, उनका भोजन बदल गया, उनका जीवन बदला। अच्छा बदला कि बुरा बदला, मैं ये नहीं चर्चा कर रहा हूं। तो ये परिवर्तन होता है। जैसे ही तो ये बात तो अंग्रेजों पर भी लागू, वो भी लेके आए। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, जब इनके जाने के बाद जो अंग्रेज आए तो उत्तरोत्तर ज्यादा
कठिन होते गया जीवन आम आदमी का, मनुष्य का। तब वे लोग भी जो मुगलों के आने के बाद जिनका जीवन बदला था, जिनके जीवन में परिवर्तन आया था, वे भी अंग्रेजों से शोषित हुए। ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने उनकी रक्षा की हो, क्योंकि एक नए पुराने शासक ने उनको पैदा किया था। तो हर शासक जो है अपने लोगों के साथ जो आता है शासन करने, तो वो दूसरों पर अत्याचार ही करता है। वे भी आए होंगे, उन्होंने भी अत्याचार किया होगा, उन्होंने भी चीजें कब्जा की होंगी। तो लोकतंत्र के बाद, आजादी के बाद देश में ये स्थितियां कितनी बदली? देश में स्थितियां कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि 75-70 साल में पूरा का पूरा संसार बदल जाए? कोशिश ये होनी चाहिए जानने की कि कोशिशें क्या क्या हुई, कोशिश ईमानदार हुई कि नहीं। मेरा एक मानना जी कि 75 साल में 7500 साल को आप कैसे मटिया मेट कर सकते हैं? उतने दिनों के मिले हुए दंश को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? ढेर सारे शासक आए, तरह तरह के शासक आए, कुछ अपना धर्म लेकर आए, कुछ अपनी पद्धति, कुछ यहाँ से, सब तो लूट के ले गए जितना लूट के ले जा सकते तो थे। समाज में जो हमारे आज की सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब आपकी बातचीत से हमें ये लगा कि सामंतवाद सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। हाँ, फ्यूडलिज्म जो है और साम्राज्यवाद। सामंतवाद क्या है? साम्राज्यवाद का ही एक रूप है जी। उसका ज्यादा विस्तृत विस्तृत क्या, न्यूक्लियर रूप? हाँ, न्यूक्लियर रूप है वो जी। वो सीधे जनता के संपर्क में होता है। जॉर्ज पंचम से भले आपकी न मुलाकात हो, आपका जमींदार आपको बुला के हंटर से पीट सकता था। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी, जब अंग्रेज आए तो वे तमाम लोग जो इस देश में, जो मुस्लिमों के, मतलब मुगलों के आने से पहले जो लोग मुस्लिम नहीं हुए थे, इनके आने के बाद जो मुस्लिम हुए, जब वो चले गए तो वे भी तो भारत का हिस्सा थे। 700 साल 800 साल कम नहीं होता है जी। वे भी तो सामान्य और साधारण लोग थे। उन्होंने धर्म बदला था, उन्होंने अपने जीने की पद्धति बदली थी थोड़ी सी। वो भी जो डाउन ट्रोडन क्लास था, जो निचला तबका था, उनके लिए क्या बदला था? धर्म बदलने से कोई उनकी उनकी रोजी पर तो बहुत फर्क नहीं पड़ा था। उनकी स्थितियों में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो अंग्रेज आए जब, तो अंग्रेज के लिए हिंदू जितने शोषण के ये थे, तत्व थे, उतने ही मुस्लिम भी थे। उन्होंने उन पर भी अत्याचार किया, इन पर उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया जी। जाते जाते भेदभाव नहीं किया, लड़ा गए। तो ये है कि हम 700-800 साल में जो अव्यवस्था या कुव्यवस्था जो आपको लगता है कि हुई है, उसको आप कैसे 70-75 साल में तो अभी कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है कि क्या इस सदी, अगर आप यह नहीं सोच पाते हैं, दिक्कत यह है कि हमारे जो शासक हुए, उन तमाम शासकों ने अभी तक में जो शासक है, वे इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि जीवन को बदलने के लिए किन चीजों की आज जरूरत है। आप 100 साल पहले जिस तरह से जीवन बदला जा सकता था, आज आप उस तरह नहीं बदल सकते। आज जीवन बदलने के लिए जिस सोच की जरूरत है, आप जीवन बदलने के लिए धर्म का सहारा आज नहीं ले सकते। धर्म एक रूढ़ी की तरह आज हमारे जीवन में उपस्थित है। धर्म एक पद्धति की तरह हमारे जीवन में आज नहीं उपस्थित है। ये झूठ है सबसे बड़ा कि हम धार्मिक होते जा रहे हैं, हम और रूढ़िग्रस्त होते जा रहे हैं, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो बदलाव की संभावना कहाँ है और कितनी है? बदलाव हम ही आप ले आएंगे ना। हम आप जब सोचना शुरू करेंगे, हम आप जब मुंह के बल गिरेंगे, जब चोट लगेगी, तो हो सकता है कि हम बदलें।
अगर मैं पूछूं कि ऋषिकेश सोलभ जी को आज कोई नायक तय करना हो अपने इतिहास से नहीं, लेके ये अभी नायक तक, विहीन तो समय है, ये नायक विहीन समय है। और नायक बनेंगे भी तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग बनेंगे, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग बनेंगे नायक, जो समाज के किसी काम नहीं आने वाले हैं। तो ये समाज जो है नायक विहीन समाज है, सिद्धांत विहीन भी कह सकते सिद्धांत हैं। विहीन भी है तो बहुत हद तक। आखिर उम्मीद फिर कैसे बची? उम्मीद बचती है एकदम सामान्य मनुष्य जो एकदम, जिसको कहे जो हाशिए पर खड़ा मनुष्य है, उसके भीतर की जो करुणा है, उसके भीतर की जो मानवता है, वही हमको जीवन देगी। उसी से हमको सीखना पड़ेगा, हमको वापस उसके पास जा करके उससे हमको सीखना होगा। गांधी मूर्ख नहीं थे जो प्रचंड हिंसा के समय में नोआखाली में जाते हैं। वो वहां सिर्फ दंगा रोकने नहीं गए थे, वो देश के लिए प्राण तत्व खोजने गए थे। लेकिन ये बराबर कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यह आप तो कह रहे हैं कि यह एक मूर्खतापूर्ण बयान है, यह एक मूर्खतापूर्ण बयान है। मैं तो कहता हूं मजबूती का नाम गांधी, ये मूर्खतापूर्ण बयान है। गांधी अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी अगर होता है, तो राजनीति जिन स्थितियों में है अभी हमारे देश में, गांधी को कोई याद नहीं करता। हाँ, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए आज मजबूरी है गांधी। क्योंकि आजकल आप क्या लिख रहे हैं? मैं नए उपन्यास में लगा हूं। बहुत अच्छी बात, आपने एक अच्छी सूचना दी कम से कम अपने पाठकों को कि आप एक मैं नए नए उपन्यास पर में लगा काम हूं कर रहे हैं। और कोशिश है कि जल्दी पूरा हो। हालांकि बहुत जल्दी पूरा करने वाली प्रवृत्ति नहीं है मेरी, थोड़ा समय लेते हैं आप। समय लेता हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ और कोशिश है कि आप अपनी आत्मकथा वगैरह लिखने के प्रति? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी गहरी रुचि लोगों की हो सकती है, या मेरा जीवन इतना ऐसा है, अ, इतना उत्फुल्ल कर दे लोगों को, नहीं, जिज्ञासु लेकिन बना आपने दे। अपने समय में बहुत सारे बदलाव देखे हैं और जो आपकी कृतियों का भी बदलाव है, जो आपका चयन है। दरअसल आपने अभी जो कहा कि नायक विहीन समाज है, लेकिन आपने जो नाटक जितने भी लिखे आपके इसीलिए नायकों की तलाश है। वो भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक महानायक हैं। उसी तरह बिरसा मुंडा हमारे महानायक हैं। इन दो महानायकों पर मैंने काम किया। इसीलिए यही चिंता हमको लेके गई इन लोगों के पास। तो ये है कि मेरा आत्म इतना रोचक नहीं है कि उसकी कथा कही जाए। फिलहाल तो मुझे यही लगता है। चलिए, बहुत सारी आपके उपन्यास की प्रतीक्षा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और चलिए, पूर्णमाही बधाई। इतना वक्त निकालने के बहुत लिए अच्छा बहुत लगा बहुत आपसे आभार। बातचीत करके। और मुझको लगा ही नहीं कि हम किसी माध्यम के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम बैठकर आपस में इस तरह बहुत ईमानदारी से मैंने अपनी आपसे बातें बातचीत समझी। करना हमेशा रोचक रहा है और आपको पढ़ना उससे ज़्यादा रोचक रहा है। मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने अगर सुलभ जी की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, इनके उपन्यास मंगाइए, कहानी संग्रह मंगाइए। नाटक जो लिखे हैं उनको अगर आप खरीद सकते हैं, अगर रंगकर्मी हैं तो मंचित करने की कोशिश करिए और बहुत ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में। अद्भुत कथा विन्यास है, भाषा अद्भुत है। आपको उसको पढ़ते समय जिस तरह से बहुत सारी, चूँकि सुलभ जी का काम इतना बड़ा है कि हम चाहें तो पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। कम से कम मैं तो कर सकता हूँ। भाषा पर बातचीत हो सकती है, जो शायर आए हैं उन पर बात हो सकती है, जो जनजातीय समाज जिनको उठाया है आपने उन पे बात हो सकती है, जो नायक जिनकी बात मैं कर रहा हूँ अगर भिखारी ठाकुर पर ही बात करें तो पूरे दिन हम लोग निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, कभी अगली किताब आएगी तो फिर हम बुलाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया। आभार।